MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की पहली खबर आपको बता रहा हूं। जिस उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप कार्रवाई करते देखते हैं, उसी उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब मौलाना सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। दर्शकों सोचिए आप, पुलिस घुसपैठियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, दंगा करने वालों को पकड़ रही है, पहचान कर रही है बदमाशों की, लेकिन मौलाना सर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। यही है वो। दिखाता हूं मैं आपको पहली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। और दर्शकों, मुझे लगता है कि इसी एक्शन की वजह से कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देख रहे हैं ना आप, यहां सुबह, शाम और रात के अंधेरे में भी योगी की पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च चालू है। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर तो आपने देखी, लगातार एक्शन चल रहा है, लेकिन अब दंगाइयों से निपटने की भी पूरी तैयारी है। कहीं कोई गड़बड़ी करे उसके पहले ही पुलिस ने क्या तैयारी की, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। एमएन सुनाइए। ये तो तैयारी देखिए। अब देखिए आप, पुलिस कह रही है अलीगढ़ में कि आप आइए, सत्यापन कराइए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो क्या दिक्कत है। सुनिए जरा पुलिस क्या अपील कर रही है। के किनारे रह रहे हैं लोग, आप लोग जरा यहाँ आ जाइए गाड़ी के पास, अपने दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह लेके चेक करा दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। के किनारे रह रहे हैं लोग, आप लोग जरा यहाँ आ जाइए गाड़ी के पास, अपने दस्तावेज, आधार कार्ड वगैरह लेके चेक करा दीजिए। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। ये तो आपने देख लिया दर्शकों, लेकिन देख रहे हैं आप, कई ऐसे भाईजान हैं जिनको ये पसंद नहीं आ रहा, वो सिर तन से जुदा करने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा, सुनवाइए। इतनी बुरी बुरी बात कही उन्होंने। आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, मिलेगा आपको। आपके साथ भाई चलो, कानून है, हम मान ले कानून है, मगर ये थोड़ा गाली दे और मारेंगे। गाली देना कौन सा कानून कहाँ लिखा है बताओ, हमें दिखाओ, नहीं जानते कुछ। ये कहा है हम हाँ, मेरे मारे ये मुख्य वीडियो मारे थी साहब, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ से, और यहाँ से पकड़ेगा घसीटिया मुझे मोबाइल, वहाँ भी कैमरे लगे हुए बाहर, वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ मारपीट की, इसलिए सिर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं आप, कई लोग साथ में आए, कहा कि आप घबराएं ना, हम आपके साथ हैं। ये सर काटने की धमकी दे रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं हम साथ हैं। सुनिए जरा। और यहाँ से पकड़ेगा घसीटिया मुझे मोबाइल, और यहाँ से पकड़ेगा घसीटिया मुझे मोबाइल, और वहाँ भी कैमरे लगे हुए बाहर, वहाँ मुख्य बजाय मेरे कमर में। आप बिल्कुल न घबराएं, जमीयत आपके साथ है, शाना बशाना तैयार खड़ी है इंशाअल्लाह, और हमेशा हर हाल में तैयार खड़ी। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये लोग उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, आप समझिए इसे। और इसीलिए इन लोगों की साजिश एक जगह नहीं, संभल में आप देख रहे हैं ना, ये जो शख्स सांप पकड़कर खड़ा हुआ है, ये सांप पकड़कर चौकी में भेज देता था। जो संभल में चौकी बनी है ना दर्शकों, जहां संभल में हिंसा के बाद चौकी का निर्माण हुआ है, वहां ये सांप पकड़कर भेजता था। यानी इन लोगों की कोशिश है कि माहौल बिगड़े और फिर एक्शन हो ताकि सवाल उठाए जाए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, योगी की फोर्स, चाहे सिर तन से जुदा की धमकी हो या फिर जहरीला सांप छोड़ा जा रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देख रहे हैं आप, कानून व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है। और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने गड़बड़ी की तो कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए चौकी भी तैयार हो गई है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी
आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी के उत्तर प्रदेश में जिहादियों का जनाजा क्या उठा, मौलाना धमकी देने लगे, सिर तन से जुदा का फरमान सुनाने लगे और मदनी गैंग के मुल्ला धमकीबाज से कंधे से कंधा मिलाकर जिहाद करने के लिए उकसाने लगे। इतनी बुरी बुरी बात कही उन्होंने। ऐसी बात नहीं है। जिक्र एक आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं, जब मैं आपके साथ भाई ये लाउड स्पीकर डाउन करने के खिलाफ मौलाना की धमकी नहीं, बल्कि यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ हो रहे एक्शन के रिएक्शन है। हर गली, हर मुस्लिम मोहल्ले से आवाज उठ रही है, बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। योगी से पंगा लेने वाले मौलाना शायद भूल गए ये उत्तर प्रदेश है। यहां इंसाफ का बुलडोजर जब चलता है तो अच्छे अच्छों का किला पल भर में ध्वस्त हो जाता है। आई लव के नाम पर यही गलती बरेली वाले तौकीर रजा ने की थी और अब अरशद मदनी गुट के मौलाना बाबरी और घुसपैठियों के नाम पर दंगाई प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर दर्शकों घुसपैठिए हैं तो फिर एक्शन होगा, लेकिन दिक्कत हो रही है मौलाना को, और इसलिए क्या सर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। योगी फोर्स घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है और यूपी में छिपे एक एक घुसपैठियों को बिल से निकाला जा रहा है दर्शकों, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर भी डाउन किए जा रहे हैं। और इधर मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, एक्शन के खिलाफ मौलाना भड़क गए। आप देख रहे हैं मौलाना ने पुलिस के एक्शन का विरोध किया और फिर दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ मौलाना की नोकझोंक हुई, जो मौलाना बता रहा है, जिससे खफा होकर मौलाना इरफान जमीयत के पास पहुंच गए और योगी फोर्स को सिर तन से जुदा करने की धमकी देने लगे। इरफान ने कहा, जी कर रहा है कि पुलिस वाले की गर्दन उतार दो। पुलिस वाले ने मेरे साथ मारपीट की, उससे बदला लेने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट मौलाना इरफान का है दर्शकों, जमीयत के नेताओं के सामने। और बड़ी बात क्या, जिस जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी है, ये वही मदनी है जो जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करते हैं और मुसलमानों को भड़काने और माहौल खराब करने की कोशिश कर चुके हैं। और अब मदनी गुट के लोग सर तन से जुदा करने की धमकी देने लगे दर्शकों। वो कह रहे हैं कि जमीयत उलेमा इरफान के साथ है। हालांकि ये लोग इस इंसाफ के लिए उनके साथ आ गए। सवाल ये कौन सा इंसाफ है, ये अभी तक साफ नहीं है दर्शकों। ये गर्दन काटने वाला इंसाफ कौन सा, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि योगी के एक्शन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है। माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ये लोग उत्तर प्रदेश का, इसलिए क्या ये साजिश की जा रही है दर्शकों। अब मैं आपको बताता हूं, इस मसले को लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। मौलाना क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अजान पढ़ के मैं यहाँ से 2 लड़के पहले ही खड़े थे पुलिस वाले, तो उन्होंने कहा अजान नहीं हो गया। मैं कहा अजान तो होने वाली है अभी। तो मैंने अजान पढ़ दी जाके, तो मैं जैसा अजान पढ़ के यहाँ गल्ला रख रहा था, तो आते ही उसने पता नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने फोन करके यहाँ बुलाया। तो जब ये 3-4 और आ लिया, दरोगा आ लिया, तो यहाँ क्या लगा अजान की परमिशन किसने दी। मगर अजान से पहले से ही हो रही, पहले माइक पे हमारे होते और माइक लगे थे, हमने उतार लिया उनके कहने से ही। फिर एक माइक की इजाजत दी थी और परमिशन भी हमारे एक पे ही है। तो उन्होंने कह लिया परमिशन कहाँ है, मगर ये लग रही, तो उन्होंने परमिशन उखाड़ के फेंक दी। वो कह रहा है परमिशन को भी तुम्हारी। अच्छा, आप ये होगी आपको ये कहा कि आपकी परमिशन को आपको जी जी उन्होंने दुआन देने। और वहां से जाके थाने में मुझे सुबह ही उन्होंने जाके जब ये हमारे साथ ही अंदर गए नमाज के बाद, तो वहां से उनसे पहले कह रहा कि अल्लाह का अगर अजान पढ़ दी तो पाकिस्तान भेजाओ तुम। अब दर्शकों ये तो आपने देख लिया, लेकिन आप सोचिए ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि योगी फोर्स घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च लेकर आई है और ये जो खातून आपको नजर आ रही है ये बांग्लादेशी है और इनको ऑपरेशन टॉर्च की वजह से यूपी पुलिस ने पकड़ा है दर्शकों अमरोहा से। ये देख रहे हैं आप, सुनिए जरा, ये बांग्लादेश में कैसे वीडियो बनाती है, नेपाल के रास्ते भारत में आना चाहती थी। বাংলাদেশের পুলিশ অনেক ভালো, বুঝছেন, পানি খাওয়ার জন্য হেল্প করতেছে। বাই বাই।
বাই বাংলাদেশ চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ ছেড়ে। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার রাস্তাটা কত বছরের এটা কেউ জানে। চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ ছেড়ে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছে আমার মাকে দেখে যাচ্ছি, তাই দেখো। अब दर्शकों, इसने बोला बाय बाय बांग्लादेश, तभी पुलिस को अलर्ट हुआ और पुलिस ने इसे तुरंत पकड़ लिया। देख रहे हैं आप, ये बुरके में जो महिला है, ये वही महिला है जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गई है और गिरफ्तारी के बाद तुरंत बुरके में आ गई है। लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं, ये घुसपैठिए बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। कैसे एक्शन लिया गया आपको बताता हूं मैं। ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी इस बार बांग्लादेशी खातून पर पड़ी। देख रहे हैं आप, खातून का नाम है रीना बेगम, जो अमरोहा में चोरी छिपे रह रही थी। वो नेपाल सीमा के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हो गई। दर्शकों, बड़ी बात क्या, सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को घुसपैठी रीना बेगम का पता चला, जो अमरोहा के मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास रहती थी। 2 महीने पहले राशिद अली बांग्लादेशी महिला को लेकर भारत आ गया। पूछताछ में रीना बेगम ने बताया कि वो तो बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है। सोचिए जरा, रीना बेगम और अमरोहा के राशिद की सऊदी अरब में शादी हुई। पूरा खेल आप समझिए। जिसके बाद राशिद के साथ वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो गई। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास। बांग्लादेशी महिला रीना बेगम का एक वीडियो वायरल हुआ। दर्शकों, वो विमान में बैठने से पहले कहती है बाय बाय बांग्लादेश। यही है वो महिला जो कहती है। दर्शकों, इन वीडियोस के बाद खुफिया एजेंसी को रीना बेगम का पता चला, जिसके फौरन बाद बांग्लादेशी महिला और राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्शकों, अब बड़ी बात यह कि ऐसी कितनी बेगम हैं जो घूम रही हैं। अब इनको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दर्शकों, और सख्ती से जांच पड़ताल कर रही है। सुनिए जरा पुलिस की टीम क्या कह रही है। थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे पुलिस पहुंची तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये महिला रीना बेगम है, ये बांग्लादेश निवासी है। इसने पूछताछ के क्रम में बताया कि इसने मंडी धनौरा निवासी राशिद से विवाह किया है और अक्टूबर में ये नेपाल के रास्ते से अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में प्रवेश किया और ये मंडी धनौरा में रह रही थी। इसकी राशिद से मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे इन्होंने शादी करी थी लगभग 6 साल पहले। लेकिन दर्शकों, ये घुसपैठिए बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते होते हुए कहां जाते हैं भारत, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा मैं। लेकिन पहले आप देखिए इन लोगों की साजिश क्या है। इसलिए यूपी में अलर्ट है, पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, क्योंकि मौलाना माहौल खराब कर सकते हैं। दर्शकों, फ्लैग मार्च की तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। अलग अलग जगह पर घुसपैठियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है कि अगर छुपे हुए हो तो सामने आ जाओ, नहीं तो फिर पुलिस तगड़ा एक्शन लेगी। अब मैं दर्शकों आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं सोनभद्र की। ये देख रहे हैं आप, सोनभद्र में दंगाइयों से निपटने के लिए योगी फोर्स तैयार है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों ये सब क्यों हो रहा है। पुलिस ने कह दिया है कि दंगा वो होने नहीं देंगे, हिंसा होने नहीं देंगे। लेकिन याद है ना आपको कैसे संभल में माहौल बिगाड़ा था? ये वही तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। संभल में माहौल बिगाड़ने वाले फिर से एक्टिव हो गए। तस्वीर आपको दिखाता हूं। संभल में पुलिस चौकी बन गई है दर्शकों, दीपासराय इलाके। लेकिन ये जो शख्स आपको दिख रहा है, ये चौकी से खुश नहीं था। ये पुलिस वालों पर सांप छोड़ रहा था दर्शकों, सांप। लेकिन फिर भी पुलिस ने कहा कि काम तो किया जाएगा, एक्शन तो लिया जाएगा, और चौकी का निर्माण हो गया। तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, चौकी का उद्घाटन हो गया बाकायदा यहां पर हवन पूजन हुआ है। यानी जहां पर दंगा हुआ वहां दंगाइयों को सबक भी सिखाया और चौकी भी बना दी। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, संभल में भी कई हैं जो अभी भी साजिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी साजिश का खुलासा हो गया है। क्या साजिश कर रहे थे आइए जरा आपको बताता हूं। संभल के एक दंगाई को योगी जेल भेज चुके हैं। दीपासराय में हिंसा भड़काने वाले सलाखों के पीछे आ गए और उन
पत्थरबाजों पर भी एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, जो पत्थर फेंके थे अब उसी से चौकी का निर्माण हो गया है। उपद्रवियों ने हमला किया था पुलिस पर। आज दीपा सराय की पुलिस चौकी आप देख रहे हैं ना, उद्घाटन हो गया। ये वही चौकी है। इससे पहले संभल के इस इलाके में कोई पुलिस चौकी ही नहीं थी। पुलिस चौकी ना तो यहां बनी थी और यहां इसलिए बनाई गई है ताकि कानून अपना काम कर सके, लेकिन ना बने इसके लिए कई पैतरे आजमाए गए दर्शकों यहां तक कि पिछले साल नवंबर में हिंसा तक भड़का दी गई। दरअसल संभल का कनेक्शन आतंकी गतिविधियों से रहा है। दीपा सराय को सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहां सांपबाज मुल्ला अरशद पुलिस को डराता था सांप से। चौकी ना बने इसलिए सांप छोड़ देता था। बताइए आप, ऐसी भी हरकत कर रहे हैं ये लोग। अब पुलिस ने सब कुछ दरकिनार करते हुए चौकी का निर्माण किया है। योगी के आदेश पर उसी इलाके में पुलिस चौकी बन गई है। योगी कह चुके हैं, हिंसा हुई तो जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ और फोर्स कैसे काम कर रहे हैं सुनवाता हूं आपको मैं। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर झांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। और दर्शकों, मैंने आपको कहा ना, इसका सीधा कनेक्शन कहां से जुड़ता है? बंगाल से जुड़ता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बंगाल में बाबरी का प्लान बन रहा है और ममता बनर्जी को यूपी वालों से दिक्कत होने लगी है। बंगाल और यूपी में क्या चल रहा है आपको पूरी फिल्म समझाऊंगा मैं, आप कहीं मत जाइएगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश वालों को ममता बनर्जी चैलेंज कर रही हैं, सीधे सीधे चेतावनी दे रही हैं। सुनवाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा पहली तस्वीर। क्यों दिक्कत है ममता बनर्जी को पता है आपको? क्योंकि बाबरी जब बन रही थी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही राम मंदिर बनाने का ऐलान हुआ दिक्कत होने लगी। ये पोस्टर है दर्शकों, बंगाल में अब बाबरी नहीं राम मंदिर भी बनेगा, उसी का पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। ये पोस्टर लगे दर्शकों बंगाल में, और अब कहा जा रहा है कि इधर बाबरी की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब तो मंदिर भी बन रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। एक तरफ बाबरी की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ कहा है कि अब वहां राम मंदिर भी बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर हर कोने कोने में एक तस्वीर, एक पोस्टर दिखाया दे रहा है। राम मंदिर निर्माण होने वाला है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर। लेकिन आपको पता है दर्शकों, राम मंदिर कैसा? ऐसा जैसा अयोध्या का जैसा राम मंदिर वैसे ही बंगाल में बनेगा। देखिए जरा। अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, बंगाल में भी ऐलान हो गया, लेकिन इधर बाबरी ब्रिगेड क्या कर रही है देख रहे हैं आप? बिरयानी पार्टी चल रही है। कहा जा रहा है कि मस्जिद तो बाद में बनेगी, लेकिन पहले बिरयानी खाने के लिए वहां भीड़ आ गई। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, बाबरी मस्जिद। सोचिए दर्शकों आप, राम मंदिर बनाने का ऐलान क्या हुआ, यहां तो बिरयानी पार्टी होने लगी। और ममता बनर्जी जो बाबरी पर खामोश थी, अब सीधे यूपी वालों को चैलेंज कर रही है, यानी योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रही है। और बंगाल में बाबरी और राम मंदिर के बीच में
योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। আজকে একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো, কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। देखा, वो कह रही है ये बंगाल है, यूपी नहीं है। आपको पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये तस्वीर है दर्शकों, यानी ममता बनर्जी को लग रहा है ये जो भीड़ है ये बंगाल में आ गई है तो अच्छा नहीं किया, इसलिए वो कह रही है कि ये बंगाल है, ये यूपी नहीं है। क्या इस भीड़ से ममता बनर्जी को दिक्कत है? आपको पता है दर्शकों दिक्कत क्या है? क्योंकि बाबरी का ऐलान हुआ तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम मंदिर की बात आई उन्हें यूपी का अयोध्या दिखने लगा। जैसा अयोध्या में हुआ था वैसा ही देखिए जरा। बाबूजी मुझको भूल गए लोग, आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। हम मरने के लिए तैयार हैं, अपनी सर को फाड़ दिए हैं। बाबूजी मुझको भूल गए क्या? बाबूजी मुझको भूल गए और मंदिर वही बनाएंगे। हमारे राम आ गए, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। बंगाल में बाबरी पर चुप्पी साधने वाली ममता बनर्जी राम मंदिर के ऐलान से भड़क गई। भड़की भी ऐसा सीधे यूपी वाली चुनौती दे डाली, चैलेंज सीधे योगी आदित्यनाथ को कर दिया। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। ममता की बेचैनी की वजह ये तस्वीर है जिस पर बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान हो चुका है। राम मंदिर निर्माण होने वाला है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर। बस इसी के बाद ममता योगी को चैलेंज दे रही हैं, एसआईआर पर विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में बाबरी जिंदाबाद के नारों पर ऐसे आंखें बंद की जैसे धृतराष्ट्र की याद आ गई हो। चुनावी रण में बाबरी के बाद राम मंदिर वाले प्रण से एक बात तो क्लियर है कि 2026 का गेम बदलने वाला है, लेकिन सबसे दिलचस्प है ममता का योगी और यूपी को ललकारना। क्यों? क्योंकि बाबा की जब एंट्री होगी बंगाल क्या बांग्लादेश में भी माहौल बदल जाएगा। सोचिए दर्शकों, आप अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है, सिर्फ एक पोस्टर लगा है राम मंदिर का, लेकिन कैसे माहौल गर्मा गया है आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बंगाल में बाबरी का जिन ममता की सियासी जमीन को हिला रहा है। एक तरफ मुसलमानों की बगावत है तो दूसरी तरफ हिंदुओं की हुंकार है। दर्शकों, सियासी जमीन खिसकती देख ममता बनर्जी यूपी वालों पर अटैक कर रही हैं। सोचिए आप, ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा यह पश्चिम बंगाल है, यह उत्तर प्रदेश नहीं है। दरअसल ममता के टारगेट पर गीता पाठ के लिए जो लोग आए थे वही थे। दर्शकों, कोलकाता में गीता पाठ वाली जगह पर एक घिनौनी साजिश रची गई। आपको बताता हूं मैं, गीता पाठ के बीच एक शख्स जानबूझकर नॉनवेज बेचने वहां पहुंच गया। आप सोचिए, पता चलने पर सनातनियों ने नॉनवेज बेचने वाले की पिटाई कर दी। ममता बनर्जी इसी घटना को लेकर यूपी वालों को धमका रही हैं। बाबरी मस्जिद बन रही है, बिरयानी पार्टी चल रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी यहां पर कहती हैं धार्मिक विभाजन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल ये, क्या ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक हिंदू आस्था से बड़ा हो गया है? क्या ममता धार्मिक पाठ में नॉनवेज बेचने का समर्थन करती हैं? अगर ममता को कोई दिक्कत थी, अगर दिक्कत थी तो यूपी को बदनाम करने की क्या जरूरत है?
ममता ने आखिर ये क्यों कहा कि ये तुम्हारा यूपी नहीं, ये पश्चिम बंगाल है? क्या ममता के बयान के बहाने वो सीएम योगी और अयोध्या को टारगेट पर ले रही है, या फिर 2026 में मुस्लिम वोट बिखरने से बचाने की ये ममता बनर्जी की कोई चाल है? दर्शक, आप इसे समझिए। इसे लेकर ममता बनर्जी बार बार जो बयान दे रही हैं, इसके पीछे कई मायने हैं। सुनिए जरा। একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়ে কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बंगाल है, यूपी नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं आपको पता है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कलकत्ता में तो अभी पोस्टर ही लगे हैं, तो क्या मंदिर नहीं बनने देंगी? सवाल यही है दर्शकों। देखिए, क्या कोलकाता में अयोध्या जैसा भव्य मंदिर ममता बनर्जी को परेशान करने लगा है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर हर कोने कोने में एक तस्वीर, एक पोस्टर दिखाया दे रहा है। राम मंदिर निर्माण होने वाला है, राम मंदिर बनाया जा रहा है कलकत्ता यानी सॉल्ट लेक पर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिर्फ राम मंदिर निर्माण नहीं, एक साथ में होने वाला है अस्पताल या स्कूल, एक जगह में हॉस्पिटल या स्कूल होने वाला है एक साथ। हर कोने कोने पर, सिर्फ कलकत्ता नहीं, दिखाई दे रहा है हर जिला पर, हर जगह पर राम मंदिर प्रतिष्ठा होने पर हिंदू सनातनी का जो बात उठ रहा है। लेकिन उस बात को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में हर एक राजनीतिक सवाल उठाई दे रहा है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों, आपने बाबरी की खबर तो देख ली होगी, लेकिन राम मंदिर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। क्या राम मंदिर से पश्चिम बंगाल में रामराज आएगा? बंगाल में बाबरी के जवाब में राम मंदिर बनाने का ऐलान हो गया है। कोलकाता के कई इलाकों में राम मंदिर को लेकर पोस्टर भी लग गए और इन पोस्टर में अयोध्या जैसा राम मंदिर बनाने का ऐलान किया। ठीक ऐसा ही दर्शकों ये मॉडल है। बंगाल में बाबरी की नींव के बाद ये सनातनियों का रामराज का ऐलान है। पोस्टर में भी रामराज की परिकल्पना को पूरा करने की बात कही गई है, जिसमें मंदिर के साथ स्कूल, अस्पताल, ओल्ड एज होम बनाने की बात कही गई। पोस्टर में राम मंदिर का मॉडल हूबहू यही है वो मॉडल, अयोध्या जैसा बताया। यानी कोलकाता राम मंदिर भी परंपरागत नागर शैली में बनाया जाएगा। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। यह मंदिर कोलकाता में विधान नगर में अयोध्या जैसे राम मंदिर की तरह होगा। बीजेपी नेता ने इसके लिए लोगों से ₹1 का चंदा देने की अपील की है। दरअसल 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, जिसके बाद बंगाल में मंदिर मस्जिद का द्वंद्व चल रहा है। और इसी बीच साधु संत भी सामने आ गए। दर्शकों, जब मंदिर की बात आई तो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये धरा राम की है, ये देश राम का है, तो राम मंदिर यहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? पूरे देश में हर कोने में राम मंदिर बनने चाहिए और पूरा हिंदू समाज उसका साथ देगा। पूरा संत समाज हमेशा राम के साथ है। संत ही है जो राम के साथ है, असुर राम के साथ नहीं होते। इस देश में बाबरी न थी, न रही, न बनने दी जाएगी। राम मंदिर जहां बनेगा, संत सबसे पहले ध्वज लेकर वहां उपस्थित होगा। राम इस देश की आत्मा है। राम का मंदिर नहीं बनेगा तो और बनेगा किसका मंदिर? राम का मंदिर पूरे भारत में बनना चाहिए, जगह जगह बनना चाहिए। अरे उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ है वो बाबर, वो मुगल, ऐसा कौन सा काम इस भारत के अंदर कर दिया जिससे उसको पूजनीय माना जाए, उसका मस्जिद बनाया जाए? इस भारत में अब ना कोई मस्जिद बनेगी, ना कोई गिरजाघर बनेगा। बनेंगे तो सिर्फ हिंदुओं के धर्म स्थल। एक लंबे अंतराल के बाद अब पुनः वो धर्म ध्वजाएं स्थापित हो चुकी हैं और हर हिंदू धर्म के कार्य का नेतृत्व यह संत समाज करेगा। हर मुहिम की पहल में उसी प्रकार अग्रणी भूमिका
संत समाज वो भगवादारी निभाएंगे। अब दर्शकों मैं आपको बताऊं ममता बनर्जी की दिक्कत क्या है। ममता बनर्जी की दिक्कत है दो तस्वीर। ये है एक जगह पर सनातनी एकता है, दूसरी तरफ है मुसलमान जो हुमायूं कबीर के साथ बाबरी बनाना चाहते हैं। और ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा करें तो करे क्या। इस वजह से ममता दीदी बीच भंवर में फंस गई हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको मैं समझाता हूं विस्तार से कि ममता बनर्जी आखिर क्यों बीच भंवर में फंस गई। दिखाइए जरा। बाबरी जो बंगाल में बन रही है और अब तो राम मंदिर भी सियासी साइन बन गया है बंगाल का। बड़ी बात क्या 2026 के चुनाव में उससे पहले सियासी लड़ाई धार्मिक अखाड़े में आ गई है। बंगाल में हिंदू वोट 70% से ज्यादा है और मुस्लिम करीब 27% के करीब है। 2021 में ममता बनर्जी को 80% के करीब मुस्लिम वोट मिले। 2021 में ममता की जीत मुस्लिम वोट और हिंदू बंटवारे की वजह से हुई। लेकिन 2026 में हुमायूं और ओवैसी ने नया समीकरण सियासी मोर्चा बना दिया है। यानी जो मुस्लिम ममता बनर्जी की ताकत थे अब वही उन्हें चैलेंज दे रहे हैं। हैरत की बात तो यह कि मुस्लिमों की बगावत के बावजूद ममता ने वोट बचाने के लिए एसआईआर का विरोध बंद नहीं किया। यहां तक कि ममता ने एसआईआर पर विवादित बयान भी दे दिया। कहा कि मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री 7 बार एमपी रही। ममता ने कहा क्या अब मुझे प्रमाणित करना होगा। इतना ही नहीं इससे बेहतर जमीन पर नाक रगड़ना है ये ममता बनर्जी ने कहा है दर्शकों। और आपको सुनवाते हैं एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सभी पिछले कुछ दिनों पहले वहां पे बाबरी मस्जिद का एक तरीके से शिलान्यास किया गया। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से आने वाले समय में चुनाव में बिल्कुल ही एक तरीके से कॉम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। तो आज वहां पे जिस तरीके से एक जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स वहां की टीएमसी ममता बनर्जी के द्वारा जो की जा रही है वो कहीं न कहीं वहां के समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। और अभी जिस प्रकार से वहां पे राम मंदिर बनाने की जो घोषणा की गई है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बहुत ही अहम मुद्दा बंगाल के लिए बनेगा और सिर्फ बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बनेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ राम मंदिर बाबरी का मुद्दा चल रहा है लेकिन इधर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। दिखाता हूं मैं आपको, देख रहे हैं ये बिहार में हिंदुओं के घर पोस्टर लगा दी गए। आप सोचिए ये आग बंगाल यूपी तक सीमित नहीं है, ये आपके घर तक आ गई। ये मजाक नहीं कर रहा है। पोस्टर देखिए आप, ये बिहार में लगाए जा रहे हैं। ये अपने कुआं गांव को कश्मीर और केरला बनाने की साजिश रची जा रही है। इस पर सर कार्रवाई की जाए। हम एकदम मैं प्रशासन मैं संविधान को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ लेकिन मेरा गांव मेरा समाज केरला और कश्मीर नहीं बनना चाहिए। और मेरा सब दरवाजा देखिए वहाँ पे रात को 12 बजे लग रहा है मेरे दरवाजे पे। रात को मेरे दरवाजे पे 12 बजे लगाई जा रही है। ये सब पोस्टर अच्छी तरह से लिया जाए। गलत बात है सर। ये देखिए मेरा दरवाजा रात को 12 बजे लगाया जा रहा है इससे पोस्टर। ये क्या साबित लोग करना चाहता है लगाकर? ये लगाकर क्या रात को सब जगह से भागा सब। हाँ पोस्टर में नहीं है किसी। अब दर्शकों ये आग हैदराबाद तक चलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि बुलडोजर एक्शन जहां जहां होता है वहां इनको दिक्कत होती है। अब यहाँ एक मौलाना सामने आ गए, पुलिस के बुलडोजर के सामने कैसे विरोध कर रहे हैं पहले आप वो देखिए। गाड़ी निकाल गाड़ी निकाल मैं भेज दे रहा हूँ। नहीं क्या तमाशा सब तोड़ देना गाड़ी बोल के। मस्जिद के बल्ली को हाथ लगा दे रहे। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि तेलंगाना पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे मौलाना हंगामा कर रहे हैं। 50 साल देगा 60 50 साल देगा बोला। अरे आप कोई बीच में आ रहे था बुला बंदिया वाले को मालूम है बंदिया वाले को मालूम है। इलीगल बनाए ये देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक जगह नहीं दिल्ली में भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल, यूपी, हैदराबाद, बिहार और दिल्ली देख रहे हैं आप। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन दिखाइए इधर, जबरदस्त कार्रवाई हो रही है और अवैध के खिलाफ एक्शन जारी है।
अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जब बुलडोजर एक्शन होता है तब बड़ी इनको दिक्कत होती है। यानी एक्शन को लेकर मौलाना बुलडोजर के सामने आ गए, और वो भी कहां, ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में। आइए आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप, योगी स्टाइल में बुलडोजर पूरे देश में गरज रहा है। तस्वीर मैंने आपको दिखाई, लेकिन तेलंगाना में बुलडोजर की एक नहीं चली। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता, ये देख रहे हैं आप, ये पुलिस से भिड़ गए। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मस्जिद के पास अतिक्रमण पर एक्शन को गलत बताने लगे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से धक्का मुक्की की गई। दर्शकों, आरोप तो यह है कि एआईएमआईएम नेता रहमत बेग ने पुलिस को धमकी भी दी। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भीड़ जुटाकर हंगामा करने लगे। इसकी वजह से दर्शकों बुलडोजर कार्रवाई को फौरन रोकना पड़ा। खबर यह है, दिल्ली में ऐसा नहीं हो पाया। दिल्ली में तो बुलडोजर अवैध निर्माण पर जमकर गरजा है। सैनिक फार्म में आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया, यह अवैध थी दर्शकों, और ऐसे ही एक्शन लिया जा रहा है। यानी जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आपको दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी जतिन की। और मैं आपको अगर यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं तो आप ये देखेंगे, तस्वीरें पूरा जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर चल रहा है, और आप देखेंगे 7 के आसपास जो खुद बता रहे हैं कि बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि केस यहाँ पर चल रहा था, और उस केस को देखते हुए ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर एक पूरा आप देखेंगे तकरीबन 2 मंजिला जो फार्म हाउस जिस तरीके से होता है वो यहाँ पर तैयार किया गया था। आप लाइन से देखिए, पहला बुलडोजर अगर मेरे विजय संजीव आपको यहाँ से दिखाएंगे, उसके बाद आप लाइन से देखेंगे तो 4 बुलडोजर पीछे की तरफ से जो अतिक्रमण हटाने का काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 वर्किंग बुलडोजर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और दर्शकों अगली खबर का रुख करने वाले, पाकिस्तान को मिर्ची बहुत लगती है, और ऐसी मिर्ची लगी कि धुरंधर फिल्म को बैन कर दिया। कई जगह पर बैन कर दिया है दर्शकों। धुरंधर फिल्म जो आपने सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते दौरान देख ली होगी, लेकिन वही धुरंधर मुस्लिम देशों में बैन कर दी गई है। ये मूवी किसने बनाई है? ये हैं फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर, और इन्होंने फिल्म को लेकर क्या कहा है पहले आप सुनिए, फिर बताता हूं मुस्लिम देशों को क्या दिक्कत है। सुनिए। कंटिन्यूअस एक्टर्स से लेके एचओडी से लेके इवन असिस्टेंट से लेके इवन स्पॉट दादा तक, एवरीबडी वाज लाइक कि यार इस फिल्म के लिए जान देनी है। वी हैव वर्कड 16 आवर्स 18 आवर्स कंटिन्यूअसली फॉर 1.5 years एंड नॉट इवन वंस हैज एनीबडी कंप्लेंट कि सर आप हमसे ज्यादा काम करवा रहे हो। एवरीबडी हैज गिवन देयर 100%। Absolutely, and that's how this film happens. Actors से लेके HOD से लेके इवन असिस्टेंट से लेके इवन स्पॉट दादा तक। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, फिल्म तो भारत में 200 करोड़ कमा चुकी है, इसकी कमाई आगे आपको बताऊं, लेकिन मुस्लिम देशों को क्या हो रहा है ये बताता हूं। दिक्कत होने लगी है दर्शकों। एक भारतीय फिल्म से मुनीर, शहबाज, पूरी पाकिस्तान सरकार डर गई है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान ने फिल्म धुरंधर पर बैन लगा दिया है। फिल्म में जिस तरह से पाकिस्तान की सच्चाई दिखाई आदित्य धर ने, पाकिस्तान की नींद उड़ गई। आईएसआई, आतंकवाद, अपराधियों के गठजोड़ का जो सच दिखाया, जो पर्दे पर आया, उससे पाकिस्तानी परेशान हो गए। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, 6 खाड़ी देशों में, मुस्लिम कंट्रीज में फिल्म को बैन कर दिया है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई, यहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग की परमिशन नहीं दी गई है। सोचिए आप, बताया जा रहा है कि इन देशों के अधिकारियों ने फिल्म के एंटी पाकिस्तान संदेश पर आपत्ति जताई है। सोचिए आप, ये आतंकी पालते तब किसी को दिक्कत नहीं होती है, जिसके चलते 6 गल्फ कंट्रीज में से बैन कर दिया है। दर्शकों, दावा है कि खाड़ी देशों में बैन के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। पाक सरकार नहीं चाहती है कि धुरंधर में दिखाया गया सच पाकिस्तान के लोगों के सामने आए, इसलिए 6 खाड़ी देशों में फिल्म को बैन कर दिया गया है। आपको बताएं, इससे पहले फाइटर, स्काई फोर्स, द डिप्लोमेट, आर्टिकल 370, टाइगर 3 और द कश्मीर फाइल्स को बैन किया गया है। गल्फ देशों में इन फिल्म्स को बैन किया है जो सच बताती है। दर्शकों, भारत पाक विवाद पर बनी फिल्म पर खाड़ी देशों में बैन क्यों लगा? सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की सच्चाई खाड़ी देशों को भी बर्दाश्त नहीं हो रही है? वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्या, इसलिए दिक्कत होने लगी है? सोचिए आप, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आज इस फिल्म को लेकर देश में सियासी लोग भी चर्चा करने लगे। वो क्या कह रहे हैं? कई ने तो कहा है कि आपको भी फिल्म थिएटर में जाकर देखनी चाहिए। सुनिए जरा।
अगर किसी देश ने उस पर बैन लगाया है, पाबंदी लगाई है क्योंकि उसका एंटी पाकिस्तान कंटेंट है, तो मैं सारे देशवासियों से कहूंगी उस पिक्चर को जरूर जाकर देखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो असली हकीकत, असली चेहरा है वो यही है कि किस तरीके से आतंक मचाएं, आतंकवादी गतिविधियां करें, आतंकवादियों को संरक्षण दें, आतंकवादियों को फिनेंस करें। तो ये कहते हुए मैं बस यही कहूंगी कि अगर किसी देश को करना है, मैं उनका डिसीजन का सम्मान करती हूँ, पर हमारी देशवासियों की फिर जिम्मेदारी बनती है कि वो पिक्चर देखें। अगर वो बैन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी में जो दिखाया है वो सच्चाई की हकीकत है। पाकिस्तान के बारे में मुझे पर्सनल तजुर्बा है, क्योंकि बम्बई का 26/11 का हमला मैंने चलाया था। मैं खुद इस्लामाबाद गया था कसाब को फांसी देने के बाद, और जब हमने ये बात कही थी कि हाफिज से जकीर रहमान लखवी को आप अरेस्ट क्यों नहीं करते, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा सबूत का है, हमने सबूत दिए। डेविड हिल्ली की हमने मुंबई कोर्ट में गवाही ली। फिर भी पाकिस्तान में आज भी आतंकवादी बढ़ता है। मुझे लगता है कि ये दोगलापन है और पाकिस्तान ने अभी भी सीखना चाहिए। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन गाना जो है फिल्म का वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और रैपर भी अब बहरीन के इसका धन्यवाद कर रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम देशों को तो दिक्कत हो रही है, लेकिन भारत में फिल्म क्या कर रही है, आइए इसकी कमाई बताते हैं। फिल्म का आंकड़ा, ताजा आंकड़ा बता रहा हूं, 300 के पार पहुंच गया। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई, पहला दिन था, 28.60 करोड़ का इसने बिजनेस किया। अगले दिन कमाई और बढ़ी, 33.10 करोड़ के पार पहुंच गई। 7 दिसंबर को कमाई 44 करोड़ के पार पहुंच गई दर्शकों, और इसके बाद 8 दिसंबर को 24.30 करोड़ तक पहुंची। 9 दिसंबर को भी 28 करोड़ के पार इस फिल्म ने कमाई की। 10 दिसंबर को 29 करोड़ के पार कमाई हुई। 11 दिसंबर को भी 29 करोड़ के पार कमाई की गई है। ओवरसीज मार्केट में 44.5 करोड़ की कमाई की है और कुल कमाई 262 करोड़ की है। दुनिया भर में कमाई 306 करोड़ की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यह फिल्म और ज्यादा आगे बढ़ेगी। और इस फिल्म में काम करने वाले राकेश बेदी इस पर क्या कह रहे हैं, अनुपम खेर ने भी फिल्म को देखा, वो क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनवा दो। और मैं इतना कहूंगा इस फिल्म के बारे में कि आपने जो भी अभी इस पर्दे पर देखा है, पिछले 2 बार आपने देखा है, वो लिटरली ट्रेलर ही था। फिल्म तो अभी बाकी है दोस्तों। आई स्पोक टू आदित्य धर। मैंने कहा आदित्य धर बस करो, मैं परसों बारामुल्ला देख के हटाऊं, आज ये फिल्म देख के हटाऊं, बहुत मुश्किल है। इट्स ऑल्सो फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। हिंदुस्तान में क्या हादसे हुए हैं, टेररिज्म के शिकार कैसे हुए हैं, और पड़ोसी देश का उसमें क्या हाथ था, सब चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से वीव किया है। बट वीर रस की फिल्म है, ऐसा लगता है नगाड़े बजते चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और बस मैंने आई डोंट नो वेदर आई शुड शेयर इट और नॉट। मैंने आदित्य को फोन करके बोला, मैंने कहा माता चढ़ गई है क्या, इतनी कमाल की फिल्म बनाई है, तो बहुत हंसे वो। भारत की फिल्म लगती है, हिंदुस्तान की फिल्म लगती है। ऐसा भी नहीं है कि जिंगोइज्म भी नहीं है कि हम हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या कर रहे हैं। क्वाइटली हमारा जो आईबी डिपार्टमेंट है या रॉ डिपार्टमेंट है या अननोन लोग जो हैं, फेसलेस लोग जो हैं, वो हाउ दे हेल्प अस इन कीपिंग आवर कंट्री टुगेदर इज फैंटास्टिक। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, और जिस पाकिस्तान को एक फिल्म से दिक्कत हो रही है उसके प्रधानमंत्री का क्या हाल है मैं आज आपको दिखाता हूं। आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे दर्शकों, इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान की औकात क्या है। भारत में पुतिन जब आए थे, जब तस्वीर दिखाता हूं, इसी से आप समझ जाएंगे कि भारत कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। ये देख रहे हैं आप, पुतिन भारत में आए, पीएम के साथ कार डिप्लोमेसी की तस्वीर आपको याद होगी, पीएम के साथ उन्होंने डिनर किया, और यह तस्वीर सिर्फ भारत में नहीं अमेरिका तक में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जो एक फिल्म से डर गए, उनकी और उनके प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है, आइए जरा आपको बताते हैं। यह है दर्शकों, यह हैसियत है, दिखाइए जरा, ये देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर से बेइज्जत हो गए।
अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जमकर किरकिरी हुई है। शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए बैठे रहे, लेकिन पुतिन उनसे मिले ही नहीं। पुतिन से मिलने के लिए शहबाज 40 मिनट तक रुके। वेटिंग हॉल में शहबाज ने अपने मंत्रियों के साथ इंतजार किया। ये वही तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, खाली कुर्सी थी, पुतिन का इंतजार हो रहा था। दूसरी ओर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिलते रहे। इतना ही नहीं, 40 मिनट तक शहबाज शरीफ हाथ मलते रहे, सोचते रहे, नाखून खाते रहे, जो आप देख रहे हैं। इस दौरान शहबाज खान और उनके तमाम मंत्री शहबाज शरीफ के वो परेशान रहे। उसी वक्त पुतिन और एर्दोगन हंसते हुए बात कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, 40 मिनट बाद भी शहबाज शरीफ का नंबर नहीं आया और थक कर बिना पुतिन से मिले ही शहबाज को जाना पड़ा। बड़ी बात क्या है, तुर्कमेनिस्तान में शहबाज की ये बेइज्जती हुई है दर्शकों, इंटरनेशनल बेइज्जती। यहां पर रूस, पाक और तुर्की के प्रतिनिधि मौजूद थे। 4-5 दिसंबर को आपको याद होगा पुतिन भारत दौरे पर आए थे, पीएम के साथ घूम रहे थे। इस दौरान मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठे, सेल्फी ली। कार में मोदी पुतिन की सेल्फी ग्लोबली हिट रही है। भारत में मिले प्यार से व्लादिमीर पुतिन खुश भी हुए हैं और भारत रूस की दोस्ती दुनिया जानती है। उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर भारत की तारीफ भी की है और पुतिन ने कहा, रूस के लिए भारत बेहद अहम है। भारत और रूस की जिम्मेदारी दुनिया के प्रति भी है। विविधता में एकता बनाए रखना भारत और रूस का कर्तव्य है और यही तस्वीर पाकिस्तान को और शहबाज को समझ लेनी चाहिए। सुनिए जरा व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर क्या कहा। मैं कुछ दिन पहले भारत गया था। वहाँ लगभग 1.5 अरब लोग रहते हैं और उनमें से केवल 1/3 हिंदी बोलते हैं, शायद 500 से 600 मिलियन। बाकी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और कई बार वे एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। इसलिए हमारे जैसे विशाल देशों, हमारा देश, रूस और भारत जो सभ्यता वाले राष्ट्र हैं, उनके लिए यह बात बेहद अहम है। इसीलिए यह विविधता में एकता ऐसी चीज है जिसे हमें संरक्षित रखना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जबरदस्त पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और इधर पाकिस्तान पिट भी रहा है। आप कहेंगे कहां पर? ये देखिए, यहां पर मुनीर के खिलाफ टीटीपी ने जबरदस्त तरह से एक्शन ले लिया है और मुनीर की सेना को पीट रही है टीटीपी। देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं टीटीपी के लड़ाके क्या कह रहे हैं। मुनीर को खुला चैलेंज दे रहे हैं, सुनिए जरा। खैर मुबारक खांसी अस्सलाम वालेकुम मदासी ये छक्की गिद्धे से सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। खैर मुबारक खांसी अस्सलाम वालेकुम मदासी ये छक्की गिद्धे से सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। खैर मुबारक खांसी अस्सलाम वालेकुम मदासी ये छक्की गिद्धे से सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जैसे जैसे टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, मुनीर की मुश्किल बढ़ती जा रही है और ये मुश्किल ऐसी है कि पाकिस्तान जलता जा रहा है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक सेना को निशाना बनाया और इतना ही नहीं, पुलिस चौकी पर टीटीपी की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। टीटीपी ने पुलिस पर फायरिंग का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में पाक सेना के बारे में टीटीपी के लड़ाके बोल रहे हैं, फायरिंग पाकिस्तानी सेना के लिए है। इतना ही नहीं, टीटीपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, मूव कीजिए इसे। टीटीपी की तरफ से कहा गया, खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों पर हमने कब्जा कर लिया है। सड़क पर पश्तून डांस कर रहे हैं, उसका वीडियो भी जारी किया गया है। मुनीर घर संभालने के बजाय साजिश रचने में लगा हुआ है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने युद्ध अभ्यास किया दर्शकों और उसकी पोल भी एक पाक सैनिक ने खोल दी है। पाक सैनिक ने वीडियो जारी कर इस्तीफे का ऐलान किया, कहा कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, मैं अपने के खिलाफ बंदूक नहीं उठा सकता। इतना ही नहीं, कई जगह सैनिक रो रहे हैं तो मुनीर की पोल खुल रही है। अब मैं आपको तस्वीर बताता हूं दर्शकों, कैसे एक एक तस्वीर पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गई है क्योंकि लड़ाके सामने आ गए। दर्शकों आपने देख लिया, जैसी जैसी तस्वीर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि लश्कर पाकिस्तानी सेना का साथ दे रहा है। कैसे साथ दे रहा है, आइए सर आपको बताते हैं। पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो आपने देख ली। अब मुल्ला मुनीर सीडीएफ बनने के बाद भी असहाय हो गया है।
पाकिस्तान इसलिए लश्कर तैयबा से मदद मांग रहा है, पाकिस्तान की सेना मांग रही है। लश्कर बुर्का ब्रिगेड नेक्स्ट जनरेशन आतंकी तैयार कर रहे हैं। हाल ही में बुर्का ब्रिगेड नेक्स्ट जनरेशन आतंकियों की मीटिंग भी हुई। आतंकी संगठन लश्कर ने मुनीर को समर्थन का ऐलान भी किया है। कारी याकूब शेख के बयान ने फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सरकार, सेना और आतंकी संगठनों का गठजोड़ फिर से साबित हो गया है। इस बार लश्कर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाक के साथ मिलकर तालिबान पर हमला करने की बात भी कही गई है। इस बयान से पाक अफगान सीमा पर तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। मुनीर के सीडीएफ बनाए जाने के बाद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा काफी खुश है दर्शकों, और इसलिए अब मुनीर पाकिस्तान की सेना और उनसे मदद मांग रहा है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, किसे यूपी बीजेपी की कमान मिलेगी? आइए आपको पहली तस्वीर दिखाते हैं, दिखाइए जरा। सस्पेंस बना हुआ है लेकिन तैयारी पूरी हो गई है। अलग अलग जगह पर मीटिंग हो रही है। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। ये तस्वीर बहुत अहम है दर्शकों। बीजेपी अब इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है और आपको बताते हैं कई लोग हैं जो रेस में हैं। देखिए जरा तस्वीर, ये तस्वीर आप देखिए। वर्तमान यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, लेकिन किसको बनाया जाएगा? क्या कोई महिला होगी? क्या जातीय समीकरण होंगे? आइए जरा इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह दर्शकों कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति है, और यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव होने वाले हैं 27 में। यूपी बीजेपी को 48 घंटे में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। 14 दिसंबर को चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 14 दिसंबर को ही यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी हैं, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह भी हैं। पूर्व सांसद निरंजन ज्योति, स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। किसी ओबीसी चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है, ये राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं। पीयूष गोयल को केंद्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक रहेंगे। दोनों ही नेता चुनाव के लिए शनिवार को लखनऊ आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, दोनों नेताओं की मौजूदगी में ही पार्टी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें अध्यक्ष के नाम पर सर्वसम्मति बनाने की कवायद की जाएगी। जिस नेता के नाम पर मोहर लगेगी दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, उसका नामांकन दाखिल कराया जाएगा। अगर अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन दाखिल होता है तो फिर चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर एक से ज्यादा नामांकन हुए तो चुनाव कराया जाएगा। नए अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अगले साल होने जा रहे पंचायत चुनाव की भी जिम्मेदारी होगी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल 2024 में ही पूरा हो गया था। चुनाव न होने से भूपेंद्र चौधरी अब तक कमान संभाल रहे हैं। अतिरिक्त उन्हें समय दिया गया है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी, और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे भारतीय जनता। दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र आपको सुनना चाहिए। आज का सूत्र जो लोग जीवन में हार गए हैं उनके लिए है। चल पड़ तू वहां जहां डर तेरा साथ छोड़ दे। रहा मुश्किल हो तो क्या, हौसला बस एक मोड़ दे। मंजिल मिलेगी उसी को जो थक कर भी नहीं रुकता। हिम्मत की आग जलाकर कोई सपना बुझता नहीं। कदम धीमे हो तो हो, मगर रुकना नहीं है तुझे। जीत तेरे सामने है, बस उठ और पहचान ले खुद को। तो अपने आप को पहचानिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH